Good morning to all of you, dear students. आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे इतिहास के एक नए अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार, और हम बात करेंगे यहाँ 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी का मतलब 1500 ईस्वी से लेकर 1699 ईस्वी तक की जो दो महत्वपूर्ण शताब्दियाँ रही हमारे पास, 16वीं और 17वीं शताब्दी, इसके बारे में हम जानेंगे। जो ये हमारा अध्याय है, ये भारत के मुगल साम्राज्य के बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी देगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो शासक है वो कौन होता है। किसी भी क्षेत्र पर अपने आदेशों द्वारा वहाँ के मानवीय व प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करना, ऐसे व्यक्ति को शासक कहा जाता है। सेकंड हमारे पास आता है इतिवृत्त। इसको अंग्रेजी में क्रॉनिकल कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है क्रमबद्ध या तिथिवार घटनाओं की जानकारी देना। यानी कि इतिवृत्त उस घटना या उस पुस्तक को कहते हैं जो हमें क्रमबद्ध, कंटिन्यूटी के अंदर इतिहास में घटित हुई घटनाओं की क्या देती है, जानकारी देती है। तो इस अध्याय के अंदर हम 16वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, जिनके ब्यौरे मुगलों की पांडुलिपियों में दर्ज किए गए, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मुगल जो शासक थे वो अपने आप को बड़ा विशाल मानते थे और विभिन्न जातियों के ऊपर शासन करने के लिए अपने आप को योग्य मानते थे। और इस दृष्टि से उन्होंने राजवंशीय इतिहास को लिखवाना शुरू किया, ताकि आने वाली जो उनकी पीढ़ी है वो उस इतिहास से शिक्षा ग्रहण कर सके और उन लोगों पर और अधिक नियंत्रण स्थापित कर सके। इसके लिए मुगल दरबारियों ने अपने दरबार के अंदर लोगों की नियुक्ति करनी शुरू की, उन इतिहासकारों की जो इन घटनाओं को लिखने में योग्य थे। इसके बाद उन इतिहासकारों को लेखन का काम सौंपा गया और राजाओं के द्वारा जो भी आदेश उनको दिए गए, जिस भी प्रकार की घटना को अंकित करने का फरमान जारी किया गया, उन इतिहासकारों ने, उन दरबारियों ने अपनी पांडुलिपियों में उन घटनाओं को स्थान दिया। इस कारण इस समय के जो इतिवृत्त लिखे गए थे वो शासकों के क्षेत्र के शासन में हमें उपमहाद्वीप के बहुत से क्षेत्रों की जानकारियां इकट्ठी करने में मदद करते हैं। अगर हम अंग्रेजी के अंदर इतिहासकारों की बात करें
तो इस शैली को वो लोग किसके नाम से जानते हैं? क्रॉनिकल्स के बारे में जानते हैं, नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है इतिवृत्त। और मुगलों का इतिहास लिखने वाले जितने भी इच्छुक जो विद्वान थे, उन्होंने ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में लिखे, जो हमें उस समय की तथ्यात्मक सूचनाएं देते हैं। और हम अगर ये कह दें कि ये जो इतिवृत्त है ये मुगल साम्राज्य की जानकारियों की अगर खान है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए हम शासक और इतिवृत्त और उस समय के मुगल दरबार के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले हमारा यहाँ पॉइंट स्टार्ट होता है, वो होता है मुगल शासक और उनका साम्राज्य। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मुगल शब्द की। जो मुगल शब्द है ये कहाँ से लिया गया? ये मुगल शब्द मंगोल शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? मंगोल शब्द से। और इसका इस्तेमाल यूरोपीय लोगों ने किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत में आए थे, वो भारत के ऊपर शासन करने वाले मुसलमानों के लिए इस मुगल शब्द का उपयोग करते थे। और उस मुगल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मंगोल शब्द से हुई है। और इसका रीजन ये भी है कि बहुत से मुगल शासक अपने आप को चंगेज खां के वंशज का मानते हैं मातृपक्ष से। इनकी जो माता थी, जिनका जो मातृपक्ष था, वो किस समुदाय से बिलोंग करता था? मंगोल से। और मंगोलों का एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ है जिसका नाम था चंगेज। और चंगेज खां के बारे में बच्चों हमने हमारी +1 की इतिहास की बुक में एक साम्राज्य का नाम आया था, यायावर साम्राज्य। उसके अंतर्गत हमने चंगेज खां के बारे में अध्ययन किया था। इसका एक बेटा था चगुताई, या उसको चुगताई भी बोलते हैं, या उसको चुगताई भी बोलते हैं। और चुगताई जो तुर्की था उसके भी वंशज ये अपने आप को मानते हैं। चंगेज खां के 4 बेटे थे, उसमें एक बेटे का नाम क्या था? चुगताई था। तो बहुत से जो मुस्लिम लोग हैं अपने आप को किसकी तरफ से? चुगताई की तरफ से क्या मानते हैं? तुर्की मानते हैं। क्या मानते हैं? तुर्की मानते हैं। लेकिन यदि हम इनके पितृपक्ष को अगर हम देखते हैं तो वो तुर्की भाषा को ही बोलते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुगल साम्राज्य का जो पहला शासक आता है बाबर, उसने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम था तुझके बाबरी। और ये किस भाषा में थी? तुर्की में। इससे हमें पता लगता है कि ये पितृपक्ष से क्या थे? तुर्की थे। और बाबर जो स्वयं है वो कौन सी भाषा बोलता था? तुर्की भाषा बोलता था। और अपने आप को ये तैमूर का वंशज भी कहता था। किसका वंशज कहता था? तैमूर का वंशज भी कहता था। और हमने +1 कक्षा में पढ़ा था किस प्रकार मध्य एशिया के अंदर चंगेज को महानायक के रूप में देखा गया। और तैमूर ने उसके बाद में उस मध्य एशिया में जो साम्राज्य स्थापित किया उसमें अपने आप को किसके वंश का बताया था? चंगेज वंश का बताया था। और जो मुगल है वो अपने आप को किस वंश का बताते हैं? तैमूर वंश का बताते हैं, पितृपक्ष की ओर से। और बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और ये फरगना का शासक था। मध्य एशिया के अंदर अफगानिस्तान के अंदर एक राज्य का नाम आता है जिसका नाम है फरगना। वहां का शासक था उमर शेख मिर्जा। इसकी मृत्यु के बाद बाबर जो है फरगना के राजगद्दी के ऊपर बैठा। लेकिन उज़्बेकों ने वहां पर एक शक्तिशाली जो है समूह काम करता था, ताकतवर, उज़्बेकों ने उसको फरगना से मार भगाया। और मजबूरन जो है अपने पैतृक स्थान को बाबर को छोड़ना पड़ा। और अब उसकी नज़र हिंदू कुश पर्वत पार करके पंजाब राज्य की तरफ लगी और वो अपने दल बल सहित पंजाब राज्य की ओर रुख कर गया।
हम यहाँ बात कर रहे हैं मुगलों की स्थापना करने वाले भारत के पहले शासक बाबर की, जिसने भारत के ऊपर 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किया। ये व्यक्ति भारत के अंदर पहुंचा और इसने 1519 में कहां पर आक्रमण किया? पंजाब पर। और पंजाब प्रांत को इसने हथिया लिया और वहां पर शासन करना शुरू कर दिया। इसके बाद भी इन्होंने धीरे धीरे भारत के आसपास के क्षेत्रों को विजित करना शुरू किया। लेकिन भारतीय इतिहास में इसका सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध आता है वो आता है 1526 का पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई, और ये लड़ी गई थी बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। और इस युद्ध के अंदर दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इब्राहिम लोदी, वो हार गया और दिल्ली के ऊपर पहली बार किसका अधिकार हो गया? बाबर का। और यहां से मुगल साम्राज्य की भारत में क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। आपने मोगली नाम सुना होगा। ये एक पात्र है। ये क्या था? पात्र था। हमने 10वीं क्लास में उपन्यास के चैप्टर के अंदर एक व्यक्ति का नाम पढ़ा था जिसका नाम था रुडयार्ड कैपलिंग, और ये पूरी दुनिया में अमर हो गया। उसकी एक पुस्तक थी जंगल बुक। जंगल बुक। और उस जंगल बुक का जो पात्र था वो कौन था? मोगली। और ये मोगली शब्द भी मंगोलों से ही लिया गया था, और ये भी एक यूरोपीय इतिहासकार था। जो ये मोगली शब्द है और बड़ा चर्चित है, बहुत ज्यादा जो है जंगल बुक को आज भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहां पर भारत में बाबर ने जब मुगल साम्राज्य की नींव रखी तो यहां भारत के जो क्षेत्रीय सरदार थे उन सरदारों के साथ मैत्रीय संबंध रखे गए। इसके साथ साथ भारत के जो विविध क्षेत्र थे उन सभी राज्यों को विजित करने के बाद एक साम्राज्य की यहां नींव रखी गई। और उस नींव को रखने वाले व्यक्ति के बारे में अभी मैंने आपको बताया। उस व्यक्ति का नाम था जहीरुद्दीन बाबर। पूरा नाम था उसका जहीरुद्दीन बाबर। और पानीपत की पहली लड़ाई के बाद उसने दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, हम उसके बारे में अब जानेंगे। और वो युद्ध था खानवा का युद्ध। 1527। अपनी लाइफ के अंदर 4 साल में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े बाबर ने। पहला पानीपत का 1526, उसके बाद में दूसरा 1527 में। उस टाइम दिल्ली के पास लगते राजपूताना क्षेत्र के अंदर राणा सांगा जो है वो शासन करता था। और यहां पर बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ क्या लड़ा? युद्ध। जो खानवा का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? राणा सांगा व बाबर के बीच। और इस युद्ध के अंदर बाबर क्या रहा? विजयी रहा। उसके बाद में बाबर ने तीसरा युद्ध लड़ा भारत की जमीन के ऊपर, जिसका नाम था चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध था? चंदेरी का युद्ध। और यह युद्ध लड़ा गया था 1528 में। कब लड़ा गया था? 1528 में लड़ा गया था। और यह युद्ध हुआ था, चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राव, क्या नाम था? मेदिनी राव, व बाबर के बीच हुआ। और इस युद्ध के अंदर भी बाबर क्या रहा था? विजयी रहा। उसके बाद में अंतिम जो युद्ध उसने अपने जीवन के अंदर जो लड़ा वो भी उसने कब लड़ा था? घाघरा का युद्ध। कब लड़ा था? नंबर 4, घाघरा। और ये युद्ध 1529 ईस्वी में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। घाघरा नदी के किनारे जो है, हमने पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ा था। उसका एक भाई था
जो उस टाइम अपनी जान बचा करके भाग गया था, उसी लोधी वंश से बिलोंग करता था। उसका नाम था महमूद लोधी। वो दिल्ली के अंदर राज सिंहासन पे नजर गड़ाए हुए था। और ये जो युद्ध है ये मोहम्मद लोधी और किसके बीच हुआ? बाबर के बीच। और इस युद्ध के अंदर भी बाबर विजयी हुआ और दिल्ली से अंतिम जो शासक जो उसका विरोध कर सकता था इस क्षेत्र में, उसको उसने इस युद्ध में क्या कर दिया? हरा दिया। और बाबर ने दिल्ली के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि जो बाबर है उसका मकबरा कहाँ स्थित है। इन राजाओं को जहां दफनाया जाता था उस स्थान को क्या बोला जाता था? मकबरा बोला जाता था। तो बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित था? तो कहाँ स्थित था? काबुल में। अब हम इसकी मृत्यु के बाद इसके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इन सभी बेटों में बाबर की मृत्यु के बाद बाबर ने अपनी इच्छा जाहिर की थी मृत्यु के जब वो समीप था कि हुमायूं को उसका राज सिंहासन सौंपा जाए। और उसकी मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में जो दूसरा बादशाह बना मुगल साम्राज्य का, उसका नाम था हुमायूं। और उसके जो शासन काल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, 1530 से लेकर के 1540 तक। और दूसरा जो उसका भाग आता है 1555 से लेकर के 1556 तक। अब थोड़ी सी नज़र हम उसके इन दोनों शासन कालों पर डालेंगे। 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक 10 वर्षों तक जब उसने शासन किया तो दिल्ली के समीप एक अफगान शासक, सूर वंश से संबंध रखने वाला शेर शाह सूरी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। कौन था सबसे बड़ा दुश्मन? शेर शाह सूरी। और चौसा और कन्नौज 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी। चौसा व कन्नौज का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और कन्नौज के युद्ध में 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और बड़ी मुश्किल से हुमायूं यहां से जान बचा करके भागा। और कहां भाग गया? ईरान के सफावी दरबार में। उस समय ईरान के ऊपर किसका शासन होता था? सफावियों का। और वहां पर 15 वर्षों तक लगातार निर्वासन का जीवन जिया। किसका जीवन जिया? निर्वासन का। और इसी निर्वासन के दौरान 1542 में अकबर का जन्म होता है। किसका जन्म हो जाता है? अकबर का, अमरकोट में। और अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। यानी कि इसके निर्वासन के समय हुमायूं के साथ उसकी पत्नी भी थी और एक हुमायूं की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था नादिरा। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? नादिरा। लेकिन निर्वासन के समय उसके साथ जो उसकी सबसे प्रिय जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, वो उसके साथ थी। और वहां उसने अकबर नामक पुत्र को क्या दिया? जन्म दिया। उसके बाद में 1555 ईस्वी में सफावी दरबार से कुछ सेनाएं हासिल करके और इसी दौरान कालिंजर के घेरे में, किसके घेरे में? कालिंजर के घेरे में बारूदी सुरंग फटने से, बारूदी सुरंग फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और
इस कारण हुमायूं को लगा कि अब वो आसानी से दिल्ली को दोबारा विजित कर सकता है और एक छोटी सी सेना लेकर के दिल्ली विजय के लिए 1555 में हुमायूं जो है दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। और उसने यहां पर एक लड़ाई लड़ी थी जिस युद्ध का नाम था मच्छीवाड़ा युद्ध। कौन सा युद्ध था बेटा? मच्छीवाड़ा का युद्ध। 1555 के अंदर ये युद्ध जो है लड़ा गया था और इस लड़ाई के अंदर उसने अफगानों को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया। किसको परास्त कर दिया उसने? अफगानों को परास्त कर दिया। और उसके बाद में हुमायूं जो है किसकी राजगद्दी पर बैठ गया? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। और ठीक उसके एक साल बाद 1556 ईस्वी के अंदर हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु। तो ये जो शासनकाल के दो भाग हैं हमारे पास हुमायूं के, 1530 से 1540 और 1555 से लेकर के 1556। उसके बाद में इसका जो बेटा था अकबर, उसकी उम्र बहुत छोटी थी, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं अकबर का जन्म हुआ 1542 में और अकबर के पिताजी की मृत्यु हो गई 1556 में। तो करीबन करीबन लगभग 14 वर्ष का था अकबर। बड़ी छोटी उम्र के अंदर अकबर को जो है राजगद्दी पर क्या किया गया? बैठाया गया। और राजगद्दी पर बैठाने के बाद उसका संरक्षक बना बैरम खां। कौन बना है उसका संरक्षक? बैरम खां। उसके संरक्षण में अकबर ने जो है मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और सबसे महत्वपूर्ण जो लड़ाई आती है, अकबर ने जो शासन किया था वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे प्रतापी शासक रहा है मुगल साम्राज्य का 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 तक। लगभग कितने वर्ष हो जाते हैं? 50 वर्षों तक। तो इन 50 वर्षों के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण जो है लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में। इस लड़ाई का नाम था पानीपत की दूसरी लड़ाई। कौन सी लड़ाई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई। इस लड़ाई के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी 1556 ईस्वी के अंदर। और इस लड़ाई के अंदर कौन विजित हुआ था? ध्यान करके बताएंगे अभी आप। बिल्कुल शाबाश। अकबर जो है इस युद्ध के अंदर विजयी हुआ और उसका एक रीजन बता देता हूं। हेमू विक्रमादित्य इस लड़ाई में विजित होने ही वाला था कि पता नहीं किसी सैनिक के द्वारा चलाया गया भटकता हुआ तीर हेमू की आंख में आ लगा। किसमें लगा? हेमू की आंख में। और हेमू अपने हाथी से नीचे गिर पड़ा। और उसकी सेनाओं ने जब ये देखा कि उसका राजा जो है वो हाथी से नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उन्होंने समझा कि वो मारा गया है और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। और इसी भगदड़ का फायदा अकबर की सेना ने उठाया और उस युद्ध को क्या कर लिया? विजित कर लिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अकबर जो है वो बहुत बड़ी जो है किस्मत का धनी था कि हारते हारते वो उस युद्ध को क्या कर गया? जीत गया। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण युद्ध है, बहुत बार आ जाता है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। किसका युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। राजपूतों के खिलाफ लड़ा गया था, महाराणा प्रताप के खिलाफ। और सारी जिंदगी महाराणा प्रताप कभी भी अकबर के सामने नहीं झुके। उसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण युद्ध आता है, गुजरात विजय। कौन सी विजय? गुजरात विजय, जिसकी याद के अंदर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? बुलंद दरवाजा। और ये गुजरात विजय कब हुई थी? 1572 में। गुजरात की जो विजय थी वो कब थी? 1572 के अंदर। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है, इसको भी आप राइट डाउन कर लेंगे। ये तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयां जो हैं किसने लड़ी थी? अकबर ने अपने जीवन काल में लड़ी थी। हालांकि लड़ी तो बहुत थी, उन्होंने मेड़ता की लड़ाई लड़ी, चित्तौड़ की लड़ाई, रणथंभौर की लड़ाई, लेकिन तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए इसको जाना जाता है। उसके बाद में उनके बेटे जहांगीर, किसने शासन किया था? जहांगीर। जहांगीर का जो शासनकाल आता है वो आता है हमारे पास 1607 ईस्वी से लेकर के लगभग 1627 ईस्वी तक। कब तक शासन किया था? 1600
5 ईस्वी से लेकर के 1627 तक। और जहांगीर का दूसरा नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। और इसको जो है न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, न्याय की जंजीर अपने शासनकाल में किसने लटकवाई थी? तो किसने लटकवाई थी? जहांगीर ने। और कश्मीर के बाग लगाने का बड़ा इसको जो है शौक था, तो कश्मीर के जो बाग है वो भी किसने लगवाए थे? जहांगीर ने। और दूसरी इसकी एक खास विशेषता थी, ये बहुत अच्छा चित्रकार भी था। बहुत अच्छा क्या था? चित्रकार भी था। उसके बाद में इनकी जो पत्नी है उसका नाम था मेहरुनिसा। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेहरुनिसा, जो बाद में किसके नाम से मशहूर हो गई थी? नूरजहां के नाम से। नूरजहां का वास्तविक जो नाम था वो क्या था? मेहरुनिसा था, जो बाद में किसके नाम से मशहूर हो गई थी? नूरजहां के नाम से मशहूर हो गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो शासक आता है शाहजहां। इसने 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। और इसको जाना जाता है किले के रूप में। किले का निर्माता था शाहजहां। इसने ताजमहल का भी निर्माण करवाया। सबसे ज्यादा पूरे विश्व की सबसे चर्चित जो है इमारत है ताजमहल। इसकी बेगम का नाम था मुमताज महल। उसकी याद में इस व्यक्ति ने ताजमहल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और उसके बाद में सबसे प्रतापी जो अंतिम राजा हुआ, महत्वपूर्ण प्रतापी, हालांकि अंतिम तो हुआ था बहादुर शाह जफर, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो अंतिम सम्राट था वो कौन था? आलमगीर औरंगजेब। औरंगजेब, क्योंकि इसने आलमगीर की उपाधि धारण कर ली थी, इसलिए औरंगजेब के आगे क्या नाम लगता था? आलमगीर औरंगजेब। और उसने शाहजहां की मृत्यु के बाद 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया। और 1707 के बाद कोई भी महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी जो है मुगल साम्राज्य को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया। और धीरे धीरे जो अभिजात वर्ग के लोग थे उन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और मुगल साम्राज्य जो है वो दिल्ली तक ही क्या हो गया? सीमित रह गया। और अंग्रेजों ने इनके अंतिम जो मुगल शासक था बहादुर शाह, अंतिम जो मुगल सम्राट था, कई बार ये प्रश्न आ जाता है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम जो मुगल सम्राट था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। और ये जफर के नाम से क्या लिखता था? शायरी लिखता था, इसलिए इसको क्या बोला गया था? जफर बोला गया था। और 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर विजयी होने के बाद अंग्रेजों ने जो है मुगल राजगद्दी से बहादुर शाह जफर को हटाकर कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। कहां भेज दिया था? रंगून निर्वासित कर दिया था, जो उस समय कहां पर था? बर्मा में। और आज बर्मा का नाम क्या है? म्यांमार। रंगून भेज दिया। और 1862 में इस व्यक्ति की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, अंतिम जो मुगल सम्राट के रूप में। ये तो था हमारे पास मुगल सम्राटों का लेखा जोखा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, वो आता है इतिवृत्त की रचना। जो इतिवृत्त है वो क्यों लिखा गया, इसकी रचना जो है कैसे हुई? तो मुगल साम्राज्य के राजा का एक औचित्य था, वो ये चाहते थे, उनका ये प्रयोजन था कि राज्य के जो दर्शन को लिखा गया था उसका ये प्रयोजन था, वो ये चाहता था कि लोगों को ये पता लगे कि मुगल शासन का विरोध नहीं किया जा सकता। मुगल शासन का क्या नहीं किया जा सकता? विरोध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने लंबे समय से हम आपका क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको शासित कर रहे हैं। और यदि कोई विरोध करेगा तो वो क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। राजाओं के द्वारा अपने युद्धों के बारे में, अपनी घटनाओं के बारे में वर्णन करना और किस प्रकार हमने आप लोगों को नियंत्रित किया है, उससे लोगों के अंदर एक ये मैसेज जाता था कि अगर हमने इनके खिलाफ विद्रोह किया तो भी हम जीत नहीं पाएंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इनका उद्देश्य था, वो था भावी जो पीढ़ी है, जो आने वाली जो भावी नस्ल है, उसको क्या मिले? शासन चलाने के विवरण, कि शासन को कैसे चलाया जाता है, वो सारे के सारे। इसलिए इन्होंने इतिवृत्तों की क्या करवाई थी? रचना करवाई थी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी इनकी रचना की, वो ये थी कि जो इतिहास लिखे गए थे वो उसके केंद्र बिंदु में कौन था? शासक।
शासक केंद्र बिंदु था, क्योंकि सारी की सारी चीजें राजा के द्वारा जो बताई गई थी वही लिखी गई थी। और हमारे पास 3 इतिवृत्त आते हैं यहां पर, आप उसके जरिए भी समझ सकते हैं। पहला आता है हमारे पास अकबरनामा। कौन सा आता है? अकबरनामा। अब नाम से पता है इसमें किसका वर्णन है? अकबर का। दूसरा हमारे पास क्या आता है? शाहजहांनामा। अब इसमें किसका वर्णन है? शाहजहां का। और तीसरा आता है हमारे पास आलमगीरनामा। और अभी मैंने बताया था आलमगीर के नाम से कौन मशहूर था? औरंगजेब। अब ये तीनों के तीनों ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि इनका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? शासक वर्ग है। अब मैं आपको इनके लेखक बताता हूं। अकबरनामा का लेखक था अबुल फजल। ये नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है परीक्षा पीओगी की दृष्टि से और कंपेटिटिव एग्जाम के लिए। जो नेशनल लेवल की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके अंदर ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये हमारा पाठ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां नामा जो लिखा गया था, इसके जो लेखक थे वो अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी महत्वपूर्ण जो है इसके क्या रहे हैं? लेखक रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर कि उसके बाद में कुछ इनका रह गया था, वो किसने लिखा था फिर? वारिस शाह ने। वारिस शाह ने जो है इसका वर्णन जो है लिखा था। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है तुर्की से फारसी। अभी मैंने आपको जैसे ही ये पार्ट स्टार्ट हुआ था हमने चर्चा की थी कि जो मुगलों की जो भाषा है वो कौन सी थी? तुर्की थी, क्योंकि पितृपक्ष से ये तुर्की बोलते थे। तो ये तुर्की से फारसी की ओर कैसे बढ़े, इसके बारे में हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।